विद्या ददाति विनयम च। विनम्रता व्यक्तित्व का मूल मंत्र है और विनम्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व में तब आती है जब वह शिक्षित होता है। शिक्षा एक स्वस्थ समाज का आधार है। जैसे हमारी पूरी बॉडी में मस्तिष्क सबसे ज्यादा मेन पार्ट होता है, उसी तरह हमारे जीवन में शिक्षा एक सीपीयू मशीन की तरह काम करती है। अगर सीपीयू मशीन नहीं है तो आपके कंप्यूटर का कोई मतलब नहीं। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं टॉक शो विद पूजा सिंह। आइए आज आपको मिलाते हैं वाराणसी से आए हुए हर्ष चतुर्वेदी से, जिनकी खुद की एक संस्था है जिसका नाम है एड स्मार्ट और ये एड स्मार्ट के चेयरमैन हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे एक स्वस्थ शिक्षा और 12th के बाद बच्चों में शैक्षिक विकास की योजनाओं के बारे में। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पूजा जी, नमस्कार। मैं शुरू करने से पहले आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। अच्छा, आप पहला पॉडकास्ट ऐसा हो रहा है कि जो गेस्ट है वही मुझसे सवाल पूछेंगे। बिल्कुल। बचपन से जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं, हमने सबने, मैं एकदम बेसिक चीज़ें पूछूंगा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। ठीक है। आप इंडिया में किसी भी बच्चे से लेके बुजुर्ग से पूछेंगे तो जवाब आपको यही मिलेगा। क्यों मिलेगा? ए फॉर क्या एरोप्लेन नहीं होता? बिल्कुल होता है। बी फॉर क्या कुछ और नहीं हो सकता है? सी फॉर कुछ और नहीं हो सकता है? लेकिन ये चीज़ें हमारी रूट्स में इस तरीके से भर दी गई हैं कि हम उससे अलग सोच ही नहीं पा रहे हैं। जो शिक्षा पद्धति पहले हमारे यहाँ चली आ रही थी, लॉर्ड मैकाले वाली, जो बेसिकली इंडियंस को गुलाम बनाए रखने के लिए की गई थी। तो जब देश आज़ाद हुआ, बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए। आपने रेलवेज को अपने अंडर में लिया, तमाम डिपार्टमेंट्स को अपने अंडर में लिया, लेकिन एजुकेशन को वैसा का वैसा छोड़ दिया गया। क्यों? जबकि जो समाज का स्तंभ था या जो नींव थी वो तो एजुकेशन ही थी। तो जो पहले रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, जो आपको अपने हिसाब से बदलने चाहिए थे, वो तो एजुकेशन के ऊपर करना चाहिए था। आपने नींव वैसी छोड़ दी, आप ऊपर मकान बनाते चले गए जी। उसी का परिणाम आज कहीं ना कहीं हम लोग को दिख रहा है। उसके बाद इधर के कुछ सालों में चीज़ें बदली हैं, एजुकेशन का स्वरूप बदला है और 2020 के बाद जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। जैसे एक आप पुरानी फिल्मों में देखते होंगे, अमिताभ बच्चन आया कि माँ मैंने बीए कर लिया है, मुझे नौकरी मिल गई है जी। आज के ज़माने में बीए के बाद आपको क्या नौकरी मिल सकती है? हम लोगों के पास ही बच्चे आते हैं या रेफरेंस आते हैं कि सर इस बच्चे ने ये कोर्स किया हुआ, बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, इसको नौकरी कहीं आप लगवा दीजिए। जब हम उससे बोलते हैं बेटा आपको आता क्या है? सर मैंने बीए किया है। बेटा आपको कंप्यूटर आता है, टैली आता है? सर मैंने बीए किया है। बेटा आपको मार्केटिंग आती है? सर मैंने बीए किया है। बेटा आपको फिल्म मेकिंग आती है? सर मैंने बीए किया है। तो बीए करके किया क्या? या तो आपको वो डिग्री सिर्फ टांगनी है दीवार के ऊपर, उस डिग्री का आपके जीवन में योगदान क्या हुआ? आपके पास कोई स्किल नहीं है। आज देखिए गवर्नमेंट भी जो काम कर रही है वो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कर रही है। जो गवर्नमेंट का जो फोकस है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी का फोकस है, वो स्किल बिल्डिंग के ऊपर है। या अब मुझे उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं मिल रहा है, लेकिन करके सीखने के ऊपर है। तो अब धीरे धीरे वो चीज बदल रही हैं, लेकिन अभी भी वो रिफॉर्म्स नहीं है जो होने चाहिए। प्रैक्टिकल एंड गेट एजुकेशन। राइट। अभी हम लोग के यहाँ क्या होता है कि जो आपने सुना होगा कि मास्टर ऑफ ऑल जैक ऑफ नन, अपने वो शिक्षा पद्धति चलती है जी। बच्चों को कक्षा 10 तक सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो उसके जीवन में कभी काम नहीं आनी है। 11th 12th से बच्चा डिसाइड करता है कि हमको आगे किस स्ट्रीम में जाना है। उसके बाद भी वो जाके आगे स्ट्रीम चेंज कर लेता है। कारण क्या है कि कोई गाइडेंस नहीं है, कोई जो शिक्षा पद्धति है या जो नीतियां हैं उसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। जबकि जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पे शुरुआत से क्या होता है कि बचपन से बच्चे को एक दिशा दी जाती है। वहाँ पर अगर आपको कारपेंटर भी बनना है तो उसका एक आप ड्यू कोर्स करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हो गया है। जैसे अपने बुरा ना माने कोई, लेकिन एक कटु वास्तविकता है कि अपने भारत में कुछ साल पहले तक क्या होता था कि जो कुछ नहीं बन पा रहा जीवन में वो शिक्षक बन जाता था या वकील बन जाता था। ये दो कोर्स ऐसे थे जो जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा है, वो या तो वकील बन जाए या शिक्षक बन जाए। अब देखिए गवर्नमेंट ने क्या चेंज की है
कि अब अगर आपको शिक्षक बनना है तो वो आपका ऑप्शन नहीं है, आपको शुरू से अपनी एक लाइन पकड़नी होगी कि मुझे शिक्षक बनना है। जो बीएड कोर्स 2 वर्ष ही चलता था वो गवर्नमेंट कई साल पहले कह चुकी है कि वो किसी भी समय बंद हो सकता है। अब जो बीएड आ रहा है वो इंटीग्रेटेड आ रहा है, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, यानी कि अब आपको 12th के बाद से ही डिसाइड करना है कि मुझे टीचर बनना है। उसके बाद तमाम एग्जाम्स हैं, सारी चीज़ें। तो अब धीरे धीरे हम लोग उस तरफ जा रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं, तो समय लगेगा। तो जैसा कि आपने बताया कि पहले ये कहा जाता था कि जो कुछ नहीं बन सकता वो शिक्षक बन जाता है, और लेकिन आज के फॉर्म में 2026 2020 से मुझे ऐसा लगता है कि कोई कुछ भी बन सकता है लेकिन शिक्षक नहीं बन सकता देश में, क्योंकि शिक्षक के लिए 5 स्तरीय परीक्षा हो गई है, और परीक्षा पास करने के बाद भी जो लास्ट वाली परीक्षा है उसके लिए आयोग सूचना ही नहीं जारी करती है कि सुपर टेट की वैकेंसी आए और बीएड बीटीसी के छात्र उस फॉर्म को सबमिट करें, पढ़ें और दौड़ में शामिल हो, तब तो हार जीत का फैसला होगा। तो हम दौड़ ही नहीं कराएंगे, तुम दौड़ोगे ही नहीं, तुम तैयारी करके दौड़ की बैठे रहो, कुछ दिन बाद तुम्हारी एक एज हो जाएगी, तुम्हारे घुटने जाम हो जाएंगे, फिर हम दौड़ कराएंगे, तुम उसमें दौड़ ही नहीं पाओगे। हमने कहा तुमने एलिजिबिलिटी टेस्ट पास ही नहीं किया तो हमने तुमको नियुक्ति नहीं दी। कि आपने एक चीज बताई, डू प्रैक्टिकल एंड गेट एजुकेशन। आपने बोला हमारे पास बच्चे आते हैं बोलते हैं हम बीए पास हैं, तो लेकिन सही बात है, आप बीए पास हैं, आपको आता क्या है? हमने कंप्यूटर्स किया है, बहुत से लोगों को तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी नहीं पता है कि हम जिस चीज़ का 5 साल तक कोर्स करते आए हैं पीजीडीसीए, उसमें जो छोटा सा वर्ड है कंप्यूटर, जिसको कहते हैं कॉमनली ऑपरेटेड मशीन प्रॉपरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, बहुत से कंप्यूटर करने वालों को तो यही नहीं पता। तो हमारे देश में सबसे बड़ा प्रावधान जो है वो डिग्री का है। आपके पास डिग्रियां हैं, आप शिक्षित हैं, आपको आता क्या है, आपकी स्किल क्या है, लेकिन आज जो हमारा मॉडर्निज्म है वो आपका स्किल डेवलपमेंट है। तो हम ए फॉर एप्पल, वो जो रटंतु विद्या थी वो 2004 में नई शिक्षा पद्धति के अनुसार कैंसिल कर दी गई थी और हमें समावेशी शिक्षा और समाज के साथ खुद को जोड़ने की प्रेरणा दी गई। तो इस पे आपका जो एनजीओ है वो क्या वर्क करता है और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारी संस्था जो है, हम लोग बेसिकली कैरियर काउंसलिंग करते हैं और साइंटिफिक टूल्स के थ्रू कैरियर काउंसलिंग करते हैं। जैसे अभी तक क्या होता था कि बच्चे सिर्फ देख करके और सुन करके अपने कैरियर डिसाइड करते थे। आपके दादाजी ने जो कपड़े पहने, जिस डिज़ाइन कपड़े पहने, वो आपके पिताजी ने नहीं पहने। आपके पिताजी ने जो बेल बॉटम पहने वो आपने नहीं पहने, और जो आप पहनेंगे आपका बच्चा नहीं पहनेगा। लेकिन कोर्स आज भी जो आपके दादाजी के ज़माने में था वो आप कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आज भी अगर मेडिकल फील्ड की लड़कियों को नीट के अलावा आप पूछ लें तो वो नर्सिंग या फार्मेसी से ऊपर का नहीं सोच पाती। उनको, उनकी गलती नहीं, उनके पास ऑप्शंस ही नहीं है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये चीज़ आई है कि हर स्कूल में कैरियर काउंसलिंग कंपलसरी की गई है। बच्चों को बताना चाहिए कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है चीज़ें। अब जो नए कोर्सेज आ रहे हैं वो भी जॉब और प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्सेज ही आ रहे हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज आ रहे हैं। वोकेशनल एजुकेशन गवर्नमेंट ने किया है, वोकेशनल कोर्सेज के ऊपर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो हमारा जो मुख्य काम है, हम लोग बच्चों को इस बारे में जागरूक करते हैं। जो नए कोर्सेज आए हैं, क्या नए ट्रेंड्स चल रहे हैं, उसके बारे में लोग बच्चों को बताते हैं। वो आपको सूट करेगा या नहीं करेगा, या आप सिर्फ देखा देखी उस रास्ते पे जा रहे हैं, वो रास्ता आपकी मंजिल तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, तो हम लोग उस बारे में बच्चों को गाइड करते हैं। इसके लिए लोग साइंटिफिक टूल्स यूज करते हैं। कोई इसमें कोई गैस वर्क नहीं है, या यानी साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, DMIT टेस्ट, तमाम तरीके टेस्ट होते हैं जो हम लोग अपने ऑफिस में बच्चों को करवाते हैं। उसके थ्रू जो बच्चों का पोटेंशियल है उसको हम लोग रिकॉग्नाइज करके और बच्चों को उसके हिसाब से ग्रूम करते हैं कि वो जीवन में आगे किस तरफ बढ़ें जो बेहतर कर पाएँ। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि मान लीजिए बच्चे ने डिसाइड कर लिया कि मुझे इंजीनियर बनना है, बीटेक करना है, लेकिन आज के ज़माने में बीटेक में तमाम फील्ड्स हैं, तमाम स्ट्रीम्स हैं, तो बीटेक में आपको क्या करना है? आपने सोच लिया कि मुझे कंप्यूटर साइंस करना है। अब कंप्यूटर साइंस में भी 15 ब्रांचेज आ गई हैं। AI है, ML है, IoT है, डेटा साइंसेज है, डेटा स्ट्रक्चरिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत हाइब्रिड ब्रांचेज बन रही हैं, जो 2-3 ब्रांचेज को बना के बन रही हैं। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे आखिर ही कैसे जाना है? अभी तक क्या हो रहा है कि जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपनी सीट्स की अवेलेबिलिटी के अनुसार बच्चों को ब्रांचेज में शिफ्ट कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं। बच्चे की अपनी कोई पसंद नहीं है कि क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा किसी XYZ कॉलेज में गया, कॉलेज में बच्चे ने कहा कि सर मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडमिशन लेना है। कॉलेज के पास AI की सीट्स भर चुकी हैं, उसके पास IoT में सीट्स हैं।
जी। उसने बच्चे से कहा कि बेटा वो तो कंप्यूटर साइंस का पार्ट है, आप IoT में ले लो, फीस भी 10,000 रुपये साल कम है। बच्चे ने कहा तो बहुत अच्छी बात है, बच्चे ने ले लिया। अब बच्चे को IoT का फुल फॉर्म नहीं पता, IoT में क्या पढ़ना है ये नहीं पता, IoT पढ़ करके उसको क्या करना है ये नहीं पता, किस यूज में आता है वो नहीं पता, लेकिन उसने ले लिया कि चलो इंजीनियरिंग है। तो ये जो चीज़ें हैं इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, बच्चों को जागरूक करते हैं, क्योंकि बच्चा जो भी डिसीजन ले वो वेल इन्फॉर्म्ड, वेल रिसर्च डिसीजन होना चाहिए। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगा, आपकी संस्था का सबसे पहला काम ये है कि हम 12th के बाद पहले बच्चे को ब्रीफ करें, राइट, कि आपको क्या करना है, आपका एम क्या है। और बच्चे के साथ साथ हम चाहेंगे कि बच्चा प्लस उसके पेरेंट्स की भी एक बार से काउंसलिंग हो और हम दोनों को ब्रीफ करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे कुछ सोचते हैं और पेरेंट्स उनके ऊपर अपनी इच्छाओं को थोपते हैं। तो हम एक बार चाहेंगे कि आपकी संस्था एक काउंसलिंग ऐसी रखे जहां 10 बच्चे हैं तो उसके 10 पेरेंट्स भी आए और हम पहले पेरेंट्स की काउंसलिंग करें। तो इस पे आपकी संस्था क्या देखिए, बच्चों की और पेरेंट्स की जो प्रायोरिटी ऑर्डर होते हैं, प्रायोरिटी लिस्ट होती है, वो एकदम अपोजिट होती है। जो 12th का बच्चा होता है उसने कभी कॉलेज नहीं देखा होता, उसके लिए कॉलेज का मतलब होता है करण जौहर की मूवी का कॉलेज। उसको ये लगता है कि कॉलेज में जाएंगे, नाच गाना होगा, लाइफ आसान होगी, लेकिन एक्चुअली कॉलेज में क्या है वो बच्चे को नहीं पता है। ठीक है, पेरेंट उस दौर से निकल चुके हैं, पेरेंट्स को पता है कि लाइफ में क्या स्ट्रगल है, क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे हमारे पास जो पेरेंट्स जब आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो पेरेंट्स का पहला फोकस होता है कि सर कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, फैकल्टी कैसी है, कितना पुराना कॉलेज है। इसके अलावा एक बजट बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट होता है पेरेंट्स का। बच्चे जब आते हैं तो बच्चों की चीज़ें दूसरी होती हैं। बच्चे जो कैंपस लाइफ है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। हॉस्टल लाइफ कैसी है, हॉस्टल में खाना कैसा है, बच्चों के लिए ये चीज़ मैटर करती है। तो जब बच्चे और पेरेंट्स दोनों साथ में बैठते हैं, दोनों की काउंसलिंग होती है, तो एक बीच का रास्ता निकलता है जिसमें बच्चा भी ये नहीं कह सकता कि आपने मेरे पसंद का कॉलेज मुझे नहीं मिला, या ये कॉलेज आपने मेरे ऊपर थोप दिया। और पैसा तो देखिए पेरेंट्स को देना है, गार्जियन को देना है, तो उनका भी सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। आखिर जो 12th का बच्चा है, जिसने अभी जीवन में देखा नहीं है, वो कभी कॉलेज गया नहीं है, तो वो जिस चीज़ के बारे में जानता नहीं, उसके बारे में बहुत वेल इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले सकता है। पेरेंट उस दौर से निकले हुए हैं, तो जो डिसीजन पेरेंट्स लेते हैं वो बच्चे को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन अगर एजुकेटेड पेरेंट है तो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए बेनिफिशियल होता है, बच्चे के हित में होता है। आप जब आए हमारे संपर्क में तो आपने ये GGI के बारे में हमसे चर्चा की थी, और ये आपका प्रोस्पेक्टस हमारे हाथ में पड़ा हुआ है, जिसमें हम देख रहे हैं कि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए हमें यहाँ पे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कॉमर्स, फैशन डिज़ाइनिंग, मेडिकल लैब सर्विसेज और कंप्यूटर एप्लीकेशन, होटल मैनेजमेंट और टूरिज्म, इसके बारे में, इस प्रोस्पेक्टस के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, ये गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मैं इसको कॉलेज को रिप्रेजेंट करता हूँ। इसका यूपी और बिहार की ब्रांडिंग एडमिशंस हेड करता हूँ मैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था, ये जो एजुकेशन होनी चाहिए वो आपकी प्रैक्टिकल बेस्ड होनी चाहिए। इसमें हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि जो जैसे एक बीटेक की बात करते हैं, आजकल बच्चों को इंजीनियरिंग क्रेज है, हमारा फ्लैगशिप कोर्स बीटेक है। तो हम लोग 3rd सेमेस्टर ऑनवर्ड्स बच्चों को इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करते हैं कि जैसे बच्चे ने 1st और 2nd सेमेस्टर पढ़ा, उसको थोड़ी सी नॉलेज हो गई, फिर 3rd सेमेस्टर के पहले जो उसके ब्रेक्स आएंगे तो हम लोग उसको इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। वो जाए कहीं पर काम करके देखे, थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करे। ऐसे ही हम लोग हर ईयर के बाद वो आपको इंटर्नशिप देते हैं। उसके बाद आपका 6th सेमेस्टर ऑनवर्ड्स ही हम बच्चों को पेड इंटर्नशिप अरेंज करते हैं, जिसमें बच्चा लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये पर मंथ की इंटर्नशिप हो जाती है। जिस कॉलेज में 1,60,000 रुपये फ़ीस है, अगर बच्चे को 1,60,000 रुपये इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस है साल भर की, तो अगर वहाँ 12,000 रुपये बच्चे को इंटर्नशिप मिल रही है तो अपनी फ़ीस तो वो निकाल ले रहा है, गार्जियन के ऊपर बर्डन नहीं है, प्लस उसको जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल रहा है, नॉलेज मिल रही है, वो अनमैच्ड है। इसके बाद क्या होता है, जो अच्छी कंपनीज होती हैं, जब आप वहाँ इंटर्नशिप्स करते हैं और कंपनी को लगता है कि हाँ ये बच्चा पोटेंशियल है, इसके अंदर है, तो वही कंपनीज आपको ऑब्जर्व भी कर लेती है। जैसे अभी एक बच्चे का हम लोगों ने पेड इंटर्नशिप लगवाई है, और उसी कंपनी ने उसको अभी से 12 लाख रुपए का ऑफ़र दे दिया है कि आप अगर चाहें तो 12 लाख में हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है कि बच्चा जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो तो ले ही रहा है, साथ साथ वो ऑन ग्राउंड नॉलेज भी ले रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ एक वेल स्ट्रक्चर्ड इंक्यूबेशन सेंटर है। जैसे आज आपने देखा है स्टार्टअप्स के ज़माने हैं, तो अगर किसी बच्चे के पास कोई आइडिया है, कुछ
वो अपना खुद का बनाना चाहता है, कुछ डेवलप करना चाहता है, तो हम लोग उसको करते हैं। उसमें उसका जैसे आप एक बेसिक आइडिया जब लेके जाते हो तो उस आइडिया को एक प्लान में कैसे डेवलप करना है और उसका एक रोड मैप कैसे बनाना है, रूट मैप कैसे बनाना है। इसके बाद इवन उसकी फंडिंग तक कॉलेज अरेंज करता है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, मान लीजिए आप कोई रोबोट आप डेवलप करना चाहते हैं, तो जो हमारे यहाँ की फैकल्टीज हैं, टीचर्स हैं, एक्सपर्ट ट्रेनर्स हैं, वो आपकी मदद करेंगे आपका पूरा फ्रेमवर्क तैयार करने में। इसके बाद आपको फंड कॉलेज करता है कि आप अपना काम चालू करें, स्टार्टअप चालू करें, इस तरीके से। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो भी लोग हम लोग को सुन रहे होंगे, ये क्या डिफरेंस आ रहा है इकोनॉमिकली आपके ये गवर्नमेंट कॉलेजेस, एडेड कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस में, और इसमें एजुकेशनल क्या डिफरेंस है आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस, एडेड कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस? इसको लोग देखिए, मैं बहुत ब्लंटली आपको जवाब दूंगा, बहुत शुगर कोटेड जवाब नहीं दूंगा। देखिए, पहले लोग गवर्नमेंट कॉलेज इसलिए प्रेफर करते थे क्योंकि वहाँ फीस कम होती थी जी। आज गवर्नमेंट जो नॉर्मल कॉलेज भी हैं उनकी फ़ीस लगभग प्राइवेट कॉलेज के बराबर है जी। हालांकि प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस तो एक जो स्टार्टिंग है वो गवर्नमेंट कॉलेज से आपकी मैच करती है, उससे आगे तो बहुत आगे तक जाती है। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप IIT वगैरह चले जाएँ तो उनकी फ़ीस जो है वो 2 साल की फ़ीस लाखों रुपए में होती है। MBA की अगर बात करें तो MBA की फ़ीस IIT में, IIMs में वो 25 लाख रुपए तक 2 साल की जाती है, तो कहाँ से इकोनॉमिकल है जी। लेकिन वो एक कैडर अलग है, ठीक है, उसके लिए बैंक्स लोन करते हैं, सारा कुछ करते हैं। मैं कहता हूँ अगर आपको टॉप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स मिल रहे हैं जिनके नाम सेल आउट होते हैं तो आप उनको ज्वाइन कीजिए। अदरवाइज फिर आप एक चीज़ समझिए कि प्राइवेट कॉलेज में आज जैसे आप अगर मेरे कॉलेज में आएंगे, किसी भी कॉलेज में आएंगे, तो जो पहला प्रश्न होता है बच्चे का या गार्जियन का वो होता है सर प्लेसमेंट कैसा है, ठीक है। ये कॉलेज को पता है कि जो पास्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड है उसके ऊपर ही हमारे एडमिशन्स होने हैं। तो जो उनके पास डेजिग्नेटेड प्लेसमेंट सेल होता है, अथॉरिटीज होती हैं जो कि प्लेसमेंट के ऊपर 12 महीने काम करते हैं। अगर आपका प्लेसमेंट जनवरी से चालू होना है तो वो 2 साल पहले से उसकी बैकअप प्लानिंग चालू होती है, किस कंपनी से बात की जाती है, HR से बात की जाती है, क्योंकि चेयरमैन को ये पता है कि अगर मेरा प्लेसमेंट अच्छा नहीं हुआ तो बच्चों क्या जवाब देंगे, ठीक है, आने वाले एडमिशन्स कैसे लेंगे। इसलिए वो प्रेशर करता है जो आपका प्लेसमेंट डायरेक्टर है, प्लेसमेंट सेल जो भी है उसके ऊपर करता है। प्लेसमेंट सेल को पता होता है कि अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे, प्लेसमेंट अच्छे नहीं करेंगे तो हमको जवाबदेही है चेयरमैन की तरफ। गवर्नमेंट में ये कौन देख रहा है? हाँ। गवर्नमेंट में किसकी नौकरी जानी है प्लेसमेंट ना होने से? गवर्नमेंट में प्लेसमेंट सिर्फ तब होते हैं आप IITs में हो, NITs में हो, MNITs में हो, जहाँ पर उनके नाम के ऊपर कंपनी जाती है, और वहाँ भी प्लेसमेंट सेल्स उतने स्ट्रांगली वर्क नहीं करते हैं। वहाँ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्लेसमेंट संभालते हैं, बच्चे जो हैं वॉलंटियर करते हैं, उसके नाम के उनका एलुमनाई नेटवर्क जो है उसके ऊपर प्लेसमेंट्स होते हैं। उसके जो नीचे के कॉलेज हैं वहाँ पर प्लेसमेंट के लिए कौन काम कर रहा है और किसको फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मान लीजिए किसी प्रोफेसर को उन्होंने दे भी दिया कि आप प्लेसमेंट सेल के इंचार्ज हैं, प्लेसमेंट नहीं हुआ तो अगले साल उस प्रोफेसर से आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, उसकी ड्यूटी छीन लेंगे, वो तो फिर भी पढ़ा रहा है। आप सरकारी नौकरी छीन तो नहीं लेंगे उसकी। अगर एक इंस्टीट्यूट को निकाल दिया जाएगा तो आप उसको कहीं और ट्रांसफर करेंगे ना, तो उसको क्या फर्क पड़ रहा है प्लेसमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है? ये बेसिक डिफरेंस है। एक क्वेश्चन मैं आपसे थोड़ा सा जैसे एक प्रोफेशन से हट के पूछना चाहूँगी कि जैसे इस समय बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज से जनता उसको झेल रही है, स्टूडेंट्स, और सबसे ज़्यादा कॉलेज यूनियन उसको झेल रहा है। तो एजुकेशन का मैंने बहुत लोगों से पूछा, एजुकेशन का क्या योगदान है पॉलिटिक्स में, और क्या पॉलिटिकल अगर एजुकेटेड हैं तो क्या उनकी जो दिशा दृष्टि है वो समाज के लिए चेंज होगी, ऐसा कुछ है? बिल्कुल है। देखिए, शिक्षा जो है वो आपके देखने का नज़रिया, आपकी सोच जो होती है उसको ब्रॉडन करता है, आपके सोचने का नज़रिया बदलता है। और आपने जब दुनिया देखी होगी, देखिए मेरा ये मानना है कि जो भी कहीं है, शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं होती है। आप सोचिए कोई पॉलिटिशियन है जो कि पूरी दुनिया घूम के आया है, तो वो भी तो उसकी शिक्षा, उसका एक्सपोजर है जो उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। यहाँ हम लोग स्कूली शिक्षा की बात करें तो उसके ऊपर रहते हैं हम लोग कि कोई भी इंसान जब खुद उस चीज़ की वैल्यू समझा है, उस चीज़ को आत्मसात किया है, तब वो उस चीज़ को महत्व देगा, उसके हिसाब से नीतियाँ बनाएगा। जैसे कि आपने बोला कि कोई भी पॉलिटिकल अगर आदमी है वो पूरी दुनिया घूम के, उसने बहुत सी दुनिया देखी, सत्ता पे राज किया है, तो उसके पास भी बहुत सारा अनुभव है। बट एजुकेशन
शिक्षा और अनुभव जी दोनों में बहुत अंतर होता है। देखिए, अनुभव एक अलग चीज़ है। मैं आपको बताऊं, जैसे हर सरकार में चीज़ें होती रहती हैं कि तमाम जो पैनल्स हैं उनको विदेशों में भेजा जाता है चीज़ों को सीखने के लिए। अनुभव वो चीज़ होती है जो आप करके सीखते हैं, जो आपने अपना करके आपने एक अनुभव अर्जित किया है, और आप कहीं जा रहे हैं, आपको स्पेशली वो चीज़ बताई जा रही है। जैसे आप किसी यूरोपियन कंट्रीज में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको ट्रैफिक मैनेजमेंट सिखाया जा रहा है, आप देख के वहाँ पढ़ के आ रहे हैं कि कैसे हो रहा है। या जब इंडिया में रेलवेज नुकसान में थी, फिर ये हुआ कि रेलवेज नुकसान से बाहर आ गई, वो बाद में आई या नहीं वो तो एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन अलग है, लेकिन जब उस चीज़ का प्रचार हुआ, प्रोपेगेंडा हुआ कि आ गई हैं, तो विदेशी जो यूनिवर्सिटीज़ थी, बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ थी, उन्होंने यहाँ के लोगों को बुला करके बताया कि भैया हमारे बच्चों को भी बताइए कैसे आपने ये काम किया, कैसे किया। तो वो भी तो पार्ट ऑफ एजुकेशन ही है, आप सिखाई तो रहे हैं। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट होते हैं, टॉपर होते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, वो नॉर्मली, या मैं तो कहूँगी 99.9% पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाते हैं। उनके लिए कैरियर ही मेन होता है और वो कैरियर को, लक्ष्य को ही देखते हैं, उधर ही जाते हैं। जो बच्चे थोड़ा सा एजुकेशन से खुद को हटते हैं और समाज में इन्वॉल्व होते हैं और बीच में कुछ ऐसी दिशा दृष्टि उनके भविष्य में तय होती है जिससे कि उनको लगता है कि आने वाले समय में अब उनको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलेगी, वही पॉलिटिक्स की तरफ खुद को कन्वर्ट करते हैं। और जिनका पढ़ाई में थोड़ा मन नहीं लगता, ऐसी कोई स्ट्रेटजी है क्या? मैं आपको इसका बहुत अच्छा वो करता हूँ बताता हूँ। देखिए, जो बहुत टॉपर बच्चे तो नहीं कहूँगा, जो किताबी कीड़े बच्चे जिनको पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं आता, वो उनके लिए हर फील्ड में मुश्किल होती है। अच्छा। कभी भी आप अपने आसपास देख लेंगे, जो टॉप पर आप देखेंगे या हायर पोजीशंस पे देखेंगे, वहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा करिकुलर में स्ट्रॉन्ग बच्चे मिलेंगे। देखिए, हर चीज़ में क्या होता है, जैसे पॉलिटिक्स में आपके ज्ञान से ज़्यादा आपका जो मुखर व्यक्तित्व है, या आप लोगों के सामने कैसे करते हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं, आपको बोलना कितना आता है, वो चीज़ें वो होती हैं। तो हाँ जी, स्किल। जब बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर में जाता है, उसका इंटरेस्ट होता है, वो 4 जगह खेलता है, स्पोर्ट्स में जाता है, 4 जगह बैठता है, पॉलिटिकल डिस्कशंस में आता है, तो उसका इंटरेस्ट उसमें अराउज होता है। और बच्चे के अंदर वो स्किल जब होगी, इसको आप ऐसे नहीं कह सकते कि टॉपर और मीडियोकर या उस तरीके से नहीं बांट सकते हैं। अगर टॉपर बच्चा भी है, उसको भी बोलना आता है, उसका व्यक्तित्व मुखर है, तो वो भी उस दिशा में जा सकता है। हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जो कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। अब जयशंकर प्रसाद जी हैं हमारे, वो IAS रहे हैं, IFS रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं कि अगर वो उससे टॉपर से उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चा अगर एक्स्ट्रा करिकुलर में है, उसके अंदर वो एबिलिटीज़ हैं कि वो 4 लोगों के सामने खड़ा हो सके, अपनी बात मनवा सके, बात कह सके, किसी चीज़ का विरोध कर सके, समर्थन कर सके, उसकी अपनी खुद की एक आवाज़ है, खुद की एक सोच है, तो वो उस दिशा में वो होता है। चलिए, एक रैपिड फायर राउंड के आपको रैपिड फायर राउंड की तरफ ले चलते हैं और मैं आपसे 5 वर्ड्स लगातार पूछूंगी और आप सडनली आपके दिमाग में उसको लेके जो भी आती है लाइन, और बहुत शॉर्ट फॉर्म में आप उसका आंसर लेंगे। और सबसे पहला वर्ड आपके लिए एजुकेशन, शिक्षा क्या है? शिक्षा खिड़की, आप दुनिया देख सकते हैं खिड़की के थ्रू। अच्छा। प्रयोग क्या है? प्रयोग गिरना उठना सीखना। अनुभव क्या है? अनुभव अपनी गलतियों से दूसरों की गलतियों सीखना। अपनी गलतियां करके सीखने का तो जीवन बहुत छोटा है, मुझे लगता है दूसरों की गलतियों से ज़्यादा सीखना चाहिए। एक नाम लूंगी आपके सामने, APJ अब्दुल कलाम जी। संत। और संत मैंने इसलिए कहा है क्योंकि इस पोजीशन पे आने के बाद अगर आपके अंदर घमंड नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, आप बहुत सज्जन हैं, सीधे हैं, सादगी भरे हैं, इजीली एक्सेसिबल हैं, तो संत वही और क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। और आगे भी हमें सेक्शन 2 भी लेके आएंगे आपके साथ, और एजुकेशन के बारे में हम और भी कुछ चाहेंगे कि आजमगढ़ सिटीज़ से बिल्डअप हो। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी। और आपको कैसा लगा हमारे पॉडकास्ट में? बहुत अच्छा लगा पूजा जी। ये मंच उपलब्ध कराने के लिए आजमगढ़ जैसे शहर में एक जागरण या जनचेतना मैं कहूँगा कि आप जिस तरह सामाजिक टॉपिक्स को उठाते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन होता है और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग उससे इंस्पायर होते होंगे कि वो भी अपनी दिशा तय करते होंगे कि हाँ हमें इस तरफ जाना है, या जो कंफ्यूज लोग होते होंगे आपको देख कर एक आदर्श बनाते होंगे कि हाँ
जिस टॉपिक पे हम कंफ्यूज हैं उस पर उनको एक दिशा मिलती होगी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि आजमगढ़ जैसे शहर में इतने अच्छे कॉन्सेप्ट को लेकर के आप चल रहे हैं और इतने सक्सेसफुली लेके चल रहे हैं। आपका हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।